Hello everyone, can you hear me? ओके। तो बताओ भाई, आज का डिस्कशन क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम का होमवर्क मिला है ना तुम लोग को? तो आई थिंक द होमवर्क इज बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 से 66 ये दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? 113 से 119, ठीक है। तो इस पार्ट में बोलो क्या डाउट है। 56 से 66 एंड 113 से लेके 119 तक। ये होमवर्क था ना, एक बार चेक कर लो। तो इस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है ऐसा बाइनोमियल थ्योरम से? क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में क्या बोल रहा है? द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज दिस, राइट? तो तुम्हारा मिडिल टर्म दे रखा है, तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, राइट? तो अगर समझोगे अपने पास कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, राइट, a प्लस एक्स की पावर n, तो उसमें मिडिल टर्म कैसे पता करते हैं? अगर a प्लस एक्स की पावर n है, सर वी हैव टू डिस्कस सेकंड होमवर्क, राइट, बिकॉज थर्ड ऑफ फर्स्ट होमवर्क। नहीं, ये वाला होमवर्क डिस्कस हो गया तुम्हारा, अभी नहीं। इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऐसा? जो तो यही समझ में आया यार, ये होमवर्क है तुम्हारा इस बार का।
तो एक बार कंफर्म कर दो, यही वाला होमवर्क अभी डिस्कस करना है, कौन सा करना है? ये वाला जो अभी मैंने राइट में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला डिस्कस करना है, ये वाला कर लेता। तो इसमें 113 वाला मतलब पहले ही डिस्कस हो चुका है ऐसा, फिर ये वाला छोड़ दो। या फिर इसका मैं हिंट कर देता हूँ, जैसे मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला लगाओ जो भी है, ठीक है। जैसे ए प्लस एक्स की पावर एन में सिंगल मिडिल टर्म कब आएगा? वैसे तो दो मिडिल टर्म होते हैं, राइट? सिंगल मिडिल टर्म कब आएगा? जब एन का वैल्यू इवन होगा या ऑड होगा? एन का वैल्यू इवन होगा तब सिंगल मिडिल टर्म आएगा या ऑड होगा? अब देखो यार, 113 मैंने अब शुरू कर दिया है, तो अब मैं डिस्कस तो करके मानूंगा ही, ठीक है। अब तुम लोग को अच्छा लगे बुरा लगे जो अलग बात है। अब 13 शुरू हो गया है, तो अब डिस्कस कर लेने दो। एक बच्चे का तो डाउट है ही ना। तो ए प्लस एक्स की पावर एन है, राइट? तो अपन यहाँ पे क्या सोचेंगे कि भाई एन जो है वो कैसा नंबर होना चाहिए? एन जो है एक तरह से तुम्हारा इवन नंबर होना चाहिए, तभी मिडिल टर्म क्या आएगा? एक आएगा, इज इट? और फिर अपन यहाँ से जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के भी समझ सकते हैं क्या? टी आर प्लस आर प्लस वन का क्या फॉर्मूला होता है? एनसीआर। और यहाँ पे क्या होगा? एक्स की पावर आर, और ए की पावर क्या होगा तुम्हारा? एन माइनस आर, ठीक है। तो बस सब फॉर्मूले में रख दो, और यहाँ पे 6 बनाना, उसके हिसाब से कंपेयर करके समझ सकते हो कैस कौन सा होगा मिडिल टर्म। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया ना, सीधे सीधे तुम्हें टर्म ही गिवन है, राइट? तो टर्म गिवन है तो उससे तुम कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि पावर 6 पता है, तो हम वहां से निकाल लेंगे। ऑलराइट, चलो तो अब अपन वापस से ओरिजिनल सीक्वेंस जो है उससे मूव करेंगे। तो 42 से मैं वापस से शुरू करता हूँ, ठीक है। 42 से 44, कोई डाउट? 42 से 44? 44। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा टर्म ढूंढना है जो एक्स से तुम्हारा क्या है? इंडिपेंडेंट है, और उस टर्म की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? तो सारे टर्म्स में से एकमात्र ऐसा सिंगल टर्म एक ही होगा जिसमें एक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं? ऐसे सवालों में सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जनरल टर्म क्या हो जाएगा? एनसीआर एक्स साइन अल्फा, उसकी पावर क्या होगा? उसकी पावर होगा तुम्हारा एन माइनस आर, इज इट? और एक्स इनवर्स की पावर क्या होगा? एक्स इनवर्स कॉस अल्फा की पावर क्या होगा? वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडरिंग एन का वैल्यू 10 दे रखा है, तो अपन 10 ही लिख लेते हैं। अब मानो कि इसको अपने को एक्स से इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। तो अगर इसको मुझे एक्स से इंडिपेंडेंट बनाना है, तो क्या कोई बता सकता है कि अपने को अल्फा, नहीं, आर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? इसको हम क्या चाहते हैं? इसको हम एक्स से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं।
तो x, अगर हम इसकी नेट पावर देखेंगे ना x की, तो क्या बनेगा, 10 माइनस आर यहाँ से आ रहा है और माइनस आर यहाँ से आ रहा है, तो 10 माइनस 2 आर हो गया। अब इसको अपने को x एलिमिनेट कराना है, राइट। तो व्हाट इज द केस, तो आर को 5 रख दो, ठीक है। तो अगर कोई आर को 5 रख देगा तो सम तुम्हारा x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज द केस कि भाई जो T6 होगा विच इज 10c5 साइन अल्फा की पावर 5, राइट, और कॉस अल्फा की पावर 5, इसको हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना। तो ये टर्म बनेगा तुम्हारा। अब इस टर्म को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसमें कुछ पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व हो गया। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के प्रोडक्ट को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या इसको मैं साइन 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ये सुनो। यस सर लिख सकते हो। तो साइन 2 अल्फा कितना है, साइन 2 अल्फा तो -1 से 1 रहेगा। अभी इस पूरी चीज को मैं सबसे बड़ा बनाना चाहता हूँ, राइट। तो अगर इस पूरी चीज को हम सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे भाई, साइन 2 अल्फा की जगह 1 रख देंगे, इज इट। तो दिस टर्म और दिस एक्सप्रेशन विल टेक इट मैक्स वैल्यू व्हेन, जब हम साइन 2 अल्फा को 1 बना देंगे, राइट। उससे बड़ा तो हो नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। नाउ जस्ट यू कैन चेक ऑप्शंस, राइट, तो कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, क्या दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है कि नहीं, ये सुनो। तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, तो 42 से 44 वाला सेगमेंट खत्म हो गया अपना। अब बताओ मुझे 67 से 83 के बीच में। सिक्सटी सेवन, 69, 78, 76, 74। चलो, तो अपन पहले 67 ले लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। वो 67 क्या है, मतलब 67, 68 वाला भी। ओके। So if the coefficient of 2 plus 2r plus fourth and r minus 2th terms in the expansion of 1 plus x की पावर 18 are equal, right, then r क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 18 में अगर हम टी आर प्लस 1 टर्म की बात करें तो क्या होता है, एन सी आर होता है, ठीक है। और ए की पावर जो होगा वो 1 माइनस आर होगा, लेकिन ए तो यहाँ पे 1 ही है। और एक्स की पावर आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करो, अगर मैं टी टू आर प्लस 4 की बात करूंगा, टी टू आर प्लस 4 की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर प्लस 1 चलता है तो यहाँ पे आर होता है। यहाँ पे अगर 2r प्लस 4 है तो यहाँ पे पावर कितना, तो एक पावर कम होगा। जो पावर यहाँ होगा वही यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस पार्ट दैट इज 18c2r plus 3 is the coefficient, right, of 2r plus fourth term. Likewise,
अगर अपन ये ढूंढना चाहें किसका कोएफिशिएंट टी ऑफ आर माइनस टू, तो अभी कितना हो जाएगा 18c आर माइनस थ्री एक्स की पावर आर माइनस टू। ठीक है, ऐसा बन गया। ये सुनो, सॉरी ये तुम्हारा 3 होगा, मतलब ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे एक वैल्यू कम रखना है। ठीक है, अब ये दोनों कोएफिशिएंट जो है इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि 18c r c2r+3 जो है वो 18c r-3 के बराबर है। तो अब मुझे बताओ कि NC(x) अगर NC(y) के बराबर है तो इससे क्या क्या इम्प्लीकेशन निकाल सकते हो। तो अगर NC(x) NC(y) के बराबर है तो दो रास्ते हैं, या तो x और y खुद में बराबर हो जाएं तो भी बात बन जाएगी, और दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है कि इनका जो सम है वो n हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2r+3, या तो r-3 के बराबर हो जाए, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता क्या है कि 2r+3 और r-3 का सम जो है 18 हो जाए, राइट। तो अभी क्या है, ये 3r हो गया 18 के बराबर, r का वैल्यू कितना आ गया 6। ओके, एंड नेक्स्ट वन के लिए r का वैल्यू कितना आ गया -6। अब r तो तुम्हें पोजीशन डिनोट करता है ना, पोजीशन नेगेटिव कैसे होगी इससे, तो दिस आंसर नीड्स टू बी रिजेक्टेड। तो द ओनली एक्सेप्टेबल आंसर इज व्हाट 6। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, अपना ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ द जनरल टर्म एंड ये वाला लॉजिक, इस पे आंसर बना है, मतलब इस पे सवाल बनाया है उन्होंने। ठीक है, क्लियर। चलो, तो 67 हो गया, इसके बाद कौन सा करना है 68। तो यहाँ पे क्या, इफ x⁻m occurs in the expansion of x/1 + x² then the coefficient of x⁻m क्या होगा। ठीक है, तो फिर से अपन जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो 1/x² की पावर जैसे अगर r बनेगा, ठीक है, तो जो पहला टर्म होगा उसकी पावर 2n - r बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2n⁻⁴। ठीक है, तो अगर ये 2n⁻⁴ बन गया तो x की पावर -2r यहाँ से आएगा, और एक r यहाँ पे भी चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया -3r हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसको अपने को क्या बनाना है, इसको अपने को पावर m बनाना है। ठीक है, सो नाउ विल इक्वेट दिस थिंग विद x⁻m। तो अगर अपने को 2n - 3r को m बनाना है, राइट, तो r का वैल्यू क्या लोगे, तो r का वैल्यू ले लेंगे भाई अपन 2n - m/3। बात समझ में आई। तो अगर r का वैल्यू अपन ने ये ले लिया, तो ये रखा है कोएफिशिएंट पे, तो कोएफिशिएंट क्या बन गया, इट इज 2n r का वैल्यू कितना है 2n - m/3, मतलब डिवाइड बाई 3 ऐसा। फिर अपन इसमें फैक्टोरियल नोटेशन का एक्सपेंशन लगा देंगे, मतलब एनसीआर का एक्सपेंशन लगा देंगे।
तो एक्सपेंशन क्या होता है? टू एन फैक्टोरियल, और क्या बनेगा? आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर। एन माइनस आर करोगे तो कितना होगा, मतलब इंडेक्स में से ये 2n - m/3 कम कर लेंगे, राइट? तो इंडेक्स में से इसको कम कर लेंगे तो व्हाट यू विल गेट। अरे इंडेक्स मतलब यही पावर ही को तो इंडेक्स कहते हैं, और क्या होता है? मतलब 2n इज द इंडेक्स, और क्या? पावर बोले तो इंडेक्स, एक्सपोनेंट बोले तो इंडेक्स, सब कुछ इंडेक्स ही तो है। नहीं समझ बात? द लोअर एंड द लोअर पार्ट इज बेस बोल सकते हो, लोअर पार्ट को बेस बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। चलो डन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, पहले 69 देखते हैं, फिर 72 करते हैं, ठीक है। If the coefficient of second, third and fourth term in the expansion are in AP, तो एन स्क्वायर माइनस 9n का वैल्यू कितना होगा? तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? NC1। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, सॉरी, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? NC2। तो जो भी यहाँ पे तुम्हारा टर्म रहता है ना, उससे आर का वैल्यू एक कम होता है, राइट? फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? दैट विल बी NC3, राइट? NC1, NC2 और NC3 बन जाएगा। तो अगर ये सारे कोएफिशिएंट हो गए, तो इसके बाद क्या करना है अपने को? ये एपी में भी दे रखे हैं, तो अगर ये एपी में दे रखे हैं, तो एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होती है? समथिंग इज इन एपी, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है ना, उसका हम ट्वाइस कर लें, तो बाकी दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। तो NC2 की जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? NC2 की जगह n(n-1/2) ऐसा लिख सकते हैं। और NC1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई? n लिख सकते हैं। NC3 की जगह क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं n(n-1, n-2) डिवाइड बाय 3 into 2 into 1, right? Now the few of the factors will cancel out, okay? And फिर n से हम दोनों साइड डिवाइड भी लगा सकते हैं, तो अगर हम दोनों साइड n से डिवाइड भी लगा लेंगे तो क्या आएगा? विल गेट n-1, इधर क्या आ जाएगा? 1। n से इधर डिवाइड कर लो, तो ये जो मिलके बन रहा है वो क्या है? n² -3n+2, और नीचे 6 बन रहा है, और इस 1 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 6n - 12 हो जाएगा। n² -3n+2, तो क्या बन रहा है? n² -9n+ ये कितना बन गया तुम्हारा? 14 बन गया, राइट? तो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स आ रहे हैं n-2, या फिर वो तो यही पूछ रहा है कि n² -9n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो वो तो -14 हो जाएगा, तो डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देख लो भाई एक बार। And then we can move to the next sum, which is 72, right?
चलो 72 डिस्कस करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू एन द कोएफिशिएंट ऑफ pth एंड p प्लस 1th टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली p एंड q। तो p और q के आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो pth टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो क्या याद रखें, जो भी टर्म है उसमें 1 कम कर लेना है, वो r की वैल्यू होती है, तो वो कोएफिशिएंट हो जाएगा जिसका वैल्यू बता रहा है कि भाई p के बराबर है। और क्या बोल रहा है कि अगर p प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट देखोगे, मतलब एन सी ऑफ p, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा q के बराबर हो जाएगा। तो p प्लस क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो p प्लस क्यू करेंगे कितना आएगा, एन सी पी माइनस 1 प्लस एन सी पी, राइट। अच्छा, जो आर एच एस है, क्या उसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है, डू वी हैव सम फॉर्मूला जो हम आर एच एस में लगा पाए। तो अपन ने ये पढ़ा होगा ना, एनसीआर और एनसीआर प्लस वन वाला लॉजिक, राइट। तो ये एन प्लस वन सी आर प्लस वन हो जाएगा जब तुम्हारे इंडेक्स जो है वो सेम रहते हैं और इनमें 1 का डिफरेंस होता है, राइट। तो इंडेक्स 1 से बढ़ जाता है और इनमें जो भी बड़ा नंबर होगा आर या आर प्लस वन, वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इट। तो सेम फंडा यहाँ पे लगा देंगे, तो एन सी पी माइनस वन और एन सी पी, राइट। तो इनको अगर अपन देखते हैं, साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या बनेगा, इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा और इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा तुम्हारा p है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो n प्लस वन सी पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज किसके बराबर दे रखी है, ये चीज तुम्हें p प्लस क्यू के बराबर दे रखी है। तो p प्लस क्यू का आंसर तो ये आ गया। तो अब क्या पूछ रहे हैं, तो आंसर कुछ गड़बड़ दे रखा है यार इसमें। इन द एक्सपेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ pth एंड p प्लस 1th टर्म आर p एंड q, तो मैंने p और q मान लिए। तो अब ये क्या, मैं डायरेक्टली n प्लस वन कैसे बोल दूं इसको, p प्लस क्यू को अब अपन कैसे डायरेक्टली कैसे बोल देंगे। मतलब दे वांट टू कंपेयर दिस थिंग विद p प्लस क्यू, मतलब कोई एनसीआर से बेसिकली हमें कंपैरिजन करना है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, आई थिंक देयर इज सम एरर इन द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो p प्लस क्यू का वैल्यू बन रहा है वो n प्लस वन सी पी है, एंड विच इज नॉट सेम एज ऑप्शन बी, राइट। तो छोड़ो यार, मतलब इस सवाल में कुछ तो गड़बड़ है। p प्लस क्यू का वैल्यू ये आएगा। अच्छा, एक्सपेंशन करे तो आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो। ओके, मे बी एक्सपेंशन करने से आ जाए। तो तुम लोग बोल रहे हो कि सर पी बाई क्यू निकाल लो तो कुछ बात बन सकती है, ट्राई कर लेते हैं। तो एन सी पी माइनस वन अपॉन एन सी पी, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या है, इसको एक्सपेंड ही कर लेते, पी माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस पी प्लस वन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड
यहाँ पे डिवाइड में करोगे तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस p फैक्टोरियल, राइट। तो n फैक्टोरियल तो उड़ जाएगा, p ऊपर चला जाएगा, राइट। सो व्हाट यू विल गेट समथिंग, p ऊपर यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा n माइनस p प्लस 1, ठीक है, राइट, विच इज p बाई q के बराबर। तो p और p भी उड़ जाएगा, तो q का वैल्यू हो गया तुम्हारा n माइनस p प्लस 1। तो p प्लस q यहाँ से तो n प्लस 1 आ रहा है, बात तो सही है यार। सो दिस कैन बी अ लॉजिक करेक्ट। सो p प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ से n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनमें जो दो इक्वेशंस बन रहे हैं उनको अपने को बना के सॉल्व करना था, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो ट्रू बट दैट इज नॉट गिविंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट, राइट। तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट। हाउ टू थिंक, सर इफ वी गेट n we do divide expanding nc, sir if we get n if we do by expanding ncp minus 1। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी डिवाइड करो वो तो सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पी और क्यू तुमने यही लिखे हैं तो उल्टा भी लिखोगे तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, सेम ही बात बनेगी, दैट विल बी सेम। देख लो एक बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही होगी या तो। चलो तो 72 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, 74 करना है, ठीक है। आ, तो 74 क्या है, अगर टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2 टर्म एपी में है, ठीक है, फिर तो अभी एक पीछे सम करा वैसे ही लग रहा है यार इसमें। तो ये तो अब पिछला सवाल करा वैसे ही तो है, इसको ट्राई करो। चलो ये वाला नहीं बताया जाएगा, अगला देखते हैं। 74 के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन, 76। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे सवालों में क्या करना, व्हाट इज लॉजिक फॉर दीज प्रॉब्लम्स, जनरल टर्म लिखना होता है अपने को, ठीक है। तो डाउट क्या बताओ। आंसर इज कमिंग एज 7/2, ऐसा बोल रहे हो, ओके। तो यहाँ पे पावर जो है अपन आर मान लेते हैं, यहाँ पे पावर 8 माइनस आर मान लेते हैं, और कुछ एनसीआर रहेगा, ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 8 सी आर रहेगा, ठीक है। तो एक्स का ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा, 8 - 2r बन जाएगा, और माइनस हाफ की पावर आर हो जाएगा, और 8 सी आर हो जाएगा। अब आर को हम क्या सेट कर दें कि आंसर जो है पावर एक्स का 2 बन जाए, राइट। तो आर को अपन को कितना रखना पड़ेगा, आर को 3 रख लेंगे तो बात बन जाएगी, इज इट। तो ये क्या बनेगा, 8 C3 माइनस हाफ की पावर आर, मतलब -1/8, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। तो 8 C3 मतलब कितना होगा, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, माइनस साइन यहाँ बाहर लिख लेते हैं, 1/8, राइट। तो ये उड़ गया, 8 भी उड़ गया, -7 x² आ गया, ठीक है। तो विच इज ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो शायद कुछ गड़बड़ हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, 76 के बाद कौन सा करना है, 78।
if a and b are the coefficient of x raised to r, x raised to n minus r in the expansion of 1 plus x raised to n, then हम क्या बोल सकते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r तुम्हारा NCR होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस r क्या बनेगा? वो NCN माइनस r बनेगा, राइट? तो एक का वैल्यू a है, एक का वैल्यू b है. सो वी नो दैट a मस्ट बी सेम एज b, राइट? a और b बराबर हो जाएंगे. खत्म. ये सर नो, NCR और NCN माइनस r तो हमेशा इक्वल ही होता है. ठीक है, चलो. तो 78 हो गया, उसके आगे बताओ. नहीं, 74 तो अभी डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि 74 जैसा तो पहले डिस्कस हो चुका है. उसमें टर्म्स एपी में दे रखे हैं, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो 79 क्या है? व्हाट इज द डाउट इन 79? बोलो, क्या डाउट है 79 में? बोलाओ. अपने को x रेज टू 4 बनाना है, तो अभी तो लॉजिक समझा बनने नहीं. जनरल टर्म लिखेंगे, उस जनरल टर्म की पावर कंपेयर कर लेंगे, 4 बना देंगे पावर, r ढूंढेंगे उसके करस्पॉन्डिंग. सेम लॉजिक प्रॉब्लम, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी 81 देखते हैं. 81 क्या है? If the coefficient of r plus 1th term in the expansion of this be equals to the r plus 3th term, okay, so r plus 1th term का coefficient क्या होगा? 2 NCR हो जाएगा. और r plus 3th term का क्या होगा? 2 NCR plus 2 होगा. अभी बताया था तुमको कि NCX अगर NCY के बराबर है, तो कैसे कैसे बराबर हो सकता है? सेम लॉजिक का सवाल बन गया. ठीक है, तो नाउ यू कैन अटेम्प्ट इट. अब हम आगे बढ़ेंगे. चलो 81 के बाद कौन सा करना है? तो 83 तक हो गए. चलो अपन अब 120 से देखते हैं. 120 वाले, 120 से 128 वाले सेट में जो डाउट है वो बताओ. 124. ओके, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अपन ने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? ग्रेटेस्ट टर्म सर ने कैसे बताया है, कैसे निकालते हैं? whenever you want to find the greatest term, what is the logic? TR plus 1 को TR से डिवाइड करेंगे, ऐसा. तो अपन जब भी ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं तो पहले x के वैल्यूज रखेंगे, राइट? फिर उसका ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगा. ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि TR plus 1 बाई TR को अपन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर लें. सही बात है. उसमें r का जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो जब इस बात को हम सॉल्व करते हैं
तो जो हिसाब किताब बनता है वो कैसा बनता है, n+1 डिवाइड बाई 1+a/x का मॉड। ये फाइनल रिजल्ट लिखा है क्या अपन ने ऐसा, TR+1/TR करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। तो इस फाइनल रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। तो जैसे इस फाइनल रिजल्ट को अगर हम k मान लें, ठीक है, ये रिजल्ट जो है इसी से बनता है। तो a+x में अगर अपन TR+1/TR का फॉर्मूला फिट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, n+1/1+a/x का मॉड। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, n का वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखा है तुम्हें। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 8 रख दो, और a+x, a का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू 4/3 है, तो ये टोटल 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 9, और 4 ऊपर चले जाएगा, और 4+3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। सो कितना आ गया यहाँ से 18 और 36 36/7 कितना होगा, व्हाट इज 36/7, इट इज समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इसमें करते क्या है कि जो भी k का वैल्यू आता है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। k के वैल्यू का क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। तो जैसे 5 पॉइंट जो भी आएगा 1 या 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है उसका जो नियरेस्ट इंटीजर है लेफ्ट में। तो 5.1 के लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो r का वैल्यू जब तुम 5 रखोगे तब तुम्हारी जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो r का वैल्यू 5 लोगे, दैट टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ पे r का वैल्यू 5 ले लो। तो 8c5 4/3 की पावर 5, और 1 की पावर तो कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 8c5 का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 8c5, इट इज इक्वल्स टू 8c3 या फिर 56 भी कह सकते हो, और 4/3 की पावर 5 हो गया, बस ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इफ यू गेट एनी फ्रैक्शन इन दिस टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले के बाद दो चीजें हैं, अगर के तुम्हारा इंटीजर आ गया, इंटीजर नहीं आया के, तो अपन डायरेक्टली आर का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के से निकाल लेंगे। अगर के तुम्हारा इस फॉर्मूले में इंटीजर आ गया, तो फिर तुम्हारे टी आर और TR+1 दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे और बराबर होंगे, और उस केस में आर का वैल्यू जो होगा वो के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फाइनल लॉजिक। अगर मान लो इसमें k का वैल्यू 5 आता, तो T5 और T6 ग्रेटेस्ट टर्म होते, और दोनों का वैल्यू बराबर भी होता है। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते। चलो आगे बढ़े, इसके बाद कौन सा करना है 128। चलो 128 पहले देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म इसके एक्सपेंशन में, तो देखो √3 तो सब में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना ग्रेटेस्ट टर्म को, राइट। अपने को ये देखना है कि 1/1 + √3 की पावर 20 का ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, राइट। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला क्या याद रखना है, n+1/1 + a/x का मॉड, राइट।
तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है, तो ये 21 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और x का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 है, ठीक है, ये √3 बन जाएगा। तो 21 को 1 + √3 से डिवाइड करेंगे, √3 मतलब 1.7 है, तो 2.7 से डिवाइड करो रफली। तो 21 को अगर 2.7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक बार ट्राई करो, पड़ेगा आंसर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 से तो छोटा ही होगा, हाँ 7 पॉइंट समथिंग आएगा। a/x मतलब ये a का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, जो भी है उसका मॉड लगा दे, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 7.77, राइट। इंटीजर नहीं है तो r का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर से मिलेगा, ठीक है, तो 7.77 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, राइट। तो r का वैल्यू 7 रखने से ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, तो मतलब tr+1 तुम्हारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ठीक है। और tr+1 अगर ग्रेटेस्ट है, r का वैल्यू 7 है, तो t8 ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। बस समझ में आई, तो दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा करना, 123। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू इवन है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, NCR होगा, ठीक है। अब NCR के वैल्यू के बढ़ने का एक पैटर्न होता है, राइट। जैसे NC0 और NCN का वैल्यू सेम होगा, इज इट। फिर अगली बार NC1 और NCN-1 का वैल्यू जो है वो थोड़ा पिछले वाले वैल्यूज के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। फिर NC2 और NCN-2 का वैल्यू जो है उसका पैटर्न भी ऐसा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कभी आएगा बोलो, व्हेन द हाईएस्ट विल अकर। एक्सट्रीम से वैल्यू सेम है, उसके बाद सेकंड लास्ट और फर्स्ट सेकंड टर्म का वैल्यू सेम है। तो इसमें जो पीक होगा, राइट, वो कब आएगा, सेंट्रल वैल्यू पे आएगा। तो r का वैल्यू n/2 रख दो, सेंट्रल वैल्यू तो हो जाएगा, ठीक है। और n का वैल्यू अगर ऑड होगा तो ऐसे दो पीक आएंगे, राइट। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि 11C5 और 11C6 का वैल्यू बराबर भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। पावर से यहाँ पे क्या मतलब है अपने को तो सीधे सीधे देखना है ना कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या है। तो NCR सबसे बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट आ जाएगा। ए इज ए कांस्टेंट, राइट, ए कांस्टेंट है, हाँ। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट से अच्छा ये है कि इसको लिख लो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लो इस सवाल में, नहीं तो फिर ए का वैल्यू बताए बिना अपने को पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस सवाल में ऐड कर लो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, नहीं तो वो ए पे भी डिपेंड करने लगेगा और एक्स पे भी डिपेंड करने लगेगा। अगर इन दैट सेंस सवाल पूछा है तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, और अगर उन्होंने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है तो फिर NCN-2 सही होगा, ऑप्शन सी।
तो देख लो भाई ऑप्शन क्या दिया हुआ उन्होंने। अगर ऑप्शन सी दिया है तो वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं लिखा है तो बिल्कुल ऑप्शन डी टिक करना चाहिए। जो सवाल गिवन है उसमें अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आंसर डी करेक्ट टिक करेंगे, अगर हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो आंसर सी टिक करेंगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट in the expansion of 1 minus x की पावर n, then the positive integral value of n is, n का वैल्यू क्या हो सकता है। तो अपन जैसे k का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a बाई एक्स का मॉड, राइट। तो इसमें क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो अगर अपने को खाली कोएफिशिएंट निकालना है ना, तो फिर x का वैल्यू भी क्या रख सकते हो, तुम 1 रख सकते हो, ठीक है। अगर अपने को खाली कोएफिशिएंट ही निकालना है तो वेरिएबल के साथ क्या लिखा हो उससे ही मैटर करता है। तो x का वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो n प्लस 1, a का वैल्यू तुम्हारा 1 है और x का वैल्यू -1 हो जाएगा, मतलब ऐसा। लेकिन अपने को तो न्यूमेरिकली देखना है तो ये फॉर्मूला अपना काम कर जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तब k मिलेगा, और इस k का वैल्यू अपन कितना चाह रहे हैं। तो अपन फिफ्थ टर्म को सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब हम k का वैल्यू चाहते हैं 4 आए, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, r का वैल्यू 4 आए तो k का वैल्यू हम क्या रखें। तो k का वैल्यू अगर तुम्हारा 4 से 5 के बीच में लाई करता है तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा एंड ढूंढना है जो इसको 4 से 5 के बीच में बना दे, राइट। तो अगर k को अपन कितना रखेंगे, 7 रख देंगे तो क्या होगा। तो तुम्हारे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, T4 और T5। अगर हमने n को कितना रख दिया, 7 रख दिया, ठीक है। तो k का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा, और जब भी इंटीजर वैल्यू आता है तो T4 और T5 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है एक ही बनाना है। तो n का वैल्यू अगर 8 ले लें तो क्या होगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.5, और उसमें r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और T5 तुम्हारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जाएगा। तो 8 आंसर तुम्हारा होना चाहिए। 9 करोगे तो फिर से T5 और T6 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लो क्या ऑप्शन बी दे रखा है कि नहीं। We can directly multiply 4 with 2, right? 4 को 2 से डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को तो k का वैल्यू 4 से 5 के बीच में चाहिए, तो n कुछ भी हो सकता है उस बीच में। k का वैल्यू 4 से 5 के बीच में चाहिए। n/2 is the greatest term in the expansion। अच्छा, उस सेंस में बोल रहे हो कि मिडिल टर्म तुम्हारा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दैट कैन बी वैलिड लॉजिक, यस। n/2 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब मिडिल टर्म जो है ग्रेटेस्ट होगा। दैट कैन बी वैलिड लॉजिक, यस, कर सकते हो ऐसा भी।
वन माइनस एक्स की पावर एन में जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं वो क्या है, NC0 NC1 NC2, राइट। सबसे बड़े कब होंगे, मिडिल में होंगे, और वो मिडिल टर्म फिफ्थ बनाना है तो एन क्या रखूं, राइट, ऐसा भी सोच सकते हैं। आंसर क्या दिया, व्हाट इज आंसर गिवन? आंसर ए दिया है। If the coefficient of the fifth term with the numerically greatest coefficient in the expansion, तो इसमें coefficient बनेंगे क्या, जैसे NC0 NC1 से लेके NCN तक बनेगा। तो इसमें जो, इसको अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन को सबसे बड़ा बनाना है NC5, फिफ्थ टर्म में तो NC4 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो NC4 जो होगा वो फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट होगा। तो ये सबसे बड़ा कब रखेंगे, जब 8 आएगा तभी तो होगा। 8C0 8C1 8C2 8C3, उसके बीच में आएगा 8C4, इसके बाद चार और आएंगे, 8C5 8C6 8C7 और 8C8। तो मिडिल वाला सबसे बड़ा होगा और यही फिफ्थ टर्म भी है। तो ठीक लग रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है भाई मुझे तो। ऑप्शन बी दिख भी तो रहा है साफ साफ, ऑप्शन बी होना चाहिए नहीं। चलो आगे बढ़े। 127 हो गया। अच्छा, तो अभी बताओ 132 से 151। अच्छा, सारे सवालों में ही डाउट है ऐसा? तो बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, सारे सवालों में ही डाउट है। तो पहले कौन सा ले लें, पहले अपन 133 ऐसा। चलो पहले 133 ले लेते हैं। तो ये जो NCR और NCR+1 है, इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं NCR और NCR+1 में? विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई? तो अपन ने पढ़ा था भी इंडेक्स सेम है, और इसमें R और R+1 जो है हिसाब किताब। इसमें NCR और NCR+1 है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, N+1 CR+1, राइट। फिर इसमें तुम एक्सपेंशन लगा दो, क्या एक्सपेंशन लगेगा, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, N+1 फैक्टोरियल R+1 फैक्टोरियल
और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो n माइनस आर फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। n फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल क्या बनेगा, n प्लस वन बन जाएगा, और r फैक्टोरियल और r प्लस वन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, r प्लस वन बन जाएगा। कुल मिला के ये जो पूरा टर्म दे रखा है ना, उसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा। नाउ यू नीड टू डू द सिग्मा ऑफ दिस, ओके। तो सिग्मा करेंगे तो r तो क्या है, वेरिएबल है, बाकी दूसरा जो है n प्लस वन वो तो कांस्टेंट है, तो वो सिग्मा से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल कंपोनेंट सिग्मा से अपन ने क्या कर दिया, मतलब कांस्टेंट कंपोनेंट सिग्मा से बाहर कर दिया। तो r को अब 0 रखो, क्या बनेगा 1, फिर अपन 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा, लास्ट में n माइनस वन रखेंगे तो n बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है n प्लस वन बाई टू, तो n प्लस वन बाई टू उड़ जाएगा, तो आंसर कितना है n अपॉन टू, विच साइज ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझे बात। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पी एन डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेश टू एन। तो मतलब जैसे अगर अपन पी एन की बात करेंगे तो इसमें कितने तुम्हारे ऐसे टर्म्स बनेंगे, तो इसमें एन सी जीरो बनेगा, एन सी वन बनेगा, उस तरह से, राइट। एन सी टू बनेगा टिल एन सी एन तक। और अगर अपन पी एन प्लस वन की बात करेंगे तो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स एन प्लस वन होता तो क्या क्या कोइफिशिएंट आते, राइट। तो ऐसा आएगा एन प्लस वन सी जीरो और एन प्लस वन सी वन, राइट, एन प्लस वन सी टू, इस तरह के टर्म्स आएंगे। बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, एन प्लस वन सी एन भी आएगा एक, और लास्ट में क्या आएगा, एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है। तो अब देख लो भाई, इसमें कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या, एन प्लस वन सी जीरो और एन सी जीरो में क्या कुछ चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो जैसे अपन एन प्लस वन सी जीरो डिवाइड बाई एन सी जीरो करते हैं तो क्या आएगा, तो ऊपर आएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस विच इज एन प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक तो एन फैक्टोरियल और एन प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर एक एन प्लस वन आएगा, और नीचे का एन फैक्टोरियल इस एन प्लस वन फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करेगा, तो नीचे भी एक एन प्लस वन आएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब पहले वाले टर्म का, इन पहले वाले टर्म्स के रेशो का हिसाब किताब ये बन रहा है, ठीक है। सो लाइकवाइज हमें एक पैटर्न यहाँ पे समझनी होगी कि किस पैटर्न में कैंसिलेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ वन फैक्टोरियल बनेगा, और यहाँ पे इनका डिफरेंस विच इज एन फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल और एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर एन प्लस वन बन जाएगा, राइट। वन फैक्टोरियल तुम्हारा एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, नीचे एन बन जाएगा, ठीक है। तो
सारे टर्म्स से तुम्हें n+1 तो मिल ही रहा है। कैन यू विजुअलाइज दिस? सारे टर्म से तुम्हें n+1 तो मिल ही रहा है, और बाकी के टर्म्स यहाँ से जैसे अगला वाला क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, या फिर अपन अगर इन जनरल लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब व्हाट वी कैन डू इन जनरल, इफ यू वांट टू प्रूफ कि अगर ऊपर कोई CR लिखा हुआ है और नीचे NCR लिखा हुआ है तो उनका रेशो बेसिकली क्या बनता है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप इस बात को समझेंगे तो क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल ऊपर आता है, r फैक्टोरियल इधर आता है, और n+1 माइनस r इधर आता है, ठीक है। और नीचे क्या आता है, नीचे n फैक्टोरियल आता है, r फैक्टोरियल आता है, और n माइनस r फैक्टोरियल आता है, ठीक है। सो आफ्टर कैंसिलेशन एक तो ऊपर में n+1 बच जाता है, ठीक है, और एक तुम्हारा n+1 माइनस r बच जाता है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ कैंसिलेशन, ओके। तो जैसे r को 0 रखा था, r को जब 0 रखा था तो क्या आया था, n+1 अपॉन n+1 आया था, राइट। r को जब 1 रखा था तो क्या आया था, n+1 अपॉन n आया था। तो ऐसे चलता जाएगा। अगली बार फिर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, फिर कैंसिल करोगे तो तुम्हारा n-2 हो जाएगा, ठीक है। जब लास्ट में जाते जाते r को n रख दोगे, लास्ट में जाते जाते जब r को क्या रख देंगे, n रख देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तुम्हारा उस समय 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये टर्म अकेला है n+1 c n+1, जिसके नीचे कोई नहीं है, लेकिन ये खुद ही 1 है, तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऊपर कितने n+1 क्रिएट होगा न्यूमरेटर में, तो ऐसे n क्रिएट हो गए, इसे n क्रिएट हो गए हैं, नहीं, ऊपर में n+1 क्रिएट हो गए हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ अगर ध्यान से देखोगे, 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर n-2, n-1, n+1, तो नीचे फैक्टोरियल ही तो बन रहा है। तो बस यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, n+1 की पावर n+1 और n+1 फैक्टोरियल डिवाइड में, तो आंसर बी होना चाहिए। क्या दिया एक बार चेक कर लो। तो न्यूमरेटर में जो एक्स्ट्रा एक टर्म था, न्यूमरेटर का जो एक्स्ट्रा जो टर्म था, उसको हमने कुछ एक्सपेंड ही नहीं करा ना, उसका वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, 1 है। तो न्यूमरेटर में जो एक्स्ट्रा टर्म है उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। n+1 सी n+1 का आंसर तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये सारे सवालों में हमें एक्सपेंशन करके ही सोचना पड़ेगा, मतलब तुम डायरेक्टली सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। एक्सपेंशन करो, एनसीआर का एक्सपेंशन लगाओ, कैंसिलेशन करने की कोशिश करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दोस सम। सब सवालों में एक्सपेंशन करने के बाद ही तो सिंपलीफाई हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके अलावा कौन सा करना है, 134 हो गया।
तो तुम लोगों ने ये पढ़ लिया क्या, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, बाइनोमियल सीरीज में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके कुछ चीजें प्रूव करनी होती है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके कुछ चीजें प्रूव करनी होती है, ये सब कर लिया अपन ने। हाँ तो उसी पे तो बेस्ड है, इसमें इंटीग्रेशन करना होगा अपने को। हम्म। तो 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखो, एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में डिपेंड करता है कि एन क्या है, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपन, और डेफिनेट इंटीग्रल कर लेंगे। तो पहले तो इंटीग्रेट करो, फिर अपन लिमिट भी लगा देंगे, ठीक है। तो एन सी जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 1/1, और इसका क्या होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, राइट। इसका क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ऐसे ही मामला चलता है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो तुम्हें लिमिट लगानी पड़ेगी, इनडेफिनेट करोगे तो लिमिट नहीं लगानी पड़ेगी, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो डेफिनेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होगा बोलो, 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और जो भी कोइफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और इधर अपन जीरो और वन रखेंगे, तो वन रखोगे तो ही सिग्निफिकेंट कुछ मिलने वाला है, जीरो रखोगे तो सब जीरो ही बनने वाला है, राइट। तो वन रख दो, और तो क्या है। ठीक है। तो ऐसा बन गया, इधर अपन वन रखेंगे तो जीरो बन जाएगा, फिर लोअर लिमिट रख के बेसिकली साइन चेंज होगा, तो 1/n+1 होना चाहिए आंसर। अपर लिमिट जीरो बना देगा, लोअर लिमिट ये बना देगा। तो क्या आंसर दिया है, जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो, या जो भी इंटीग्रल करते हो, तो जो भी एक्स का कोइफिशिएंट होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है। तो एक्स का कोइफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। अरे मतलब इसमें इंटीग्रल कैसे करते हो तुम लोग, फिजिक्स में भी तो इंटीग्रल करते होगे ना, सब्स्टिट्यूशन कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो। 1 माइनस एक्स को यू मान लो, फिर इंटीग्रेट कर लो। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो मैं नहीं आ रहा है ऐसे, तो इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा 135। और बताओ, और कौन सा करना। 142। चलो 142 देख लेते हैं। तो 142 में अपने को क्या करना है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कराना है।
तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या लॉजिक है बताओ? अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, C0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो व्हाट इज द लॉजिक, कैसे सॉल्व करते हैं? जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या करते हैं बोलो? C0 CN, यस। तो इसमें क्या करते हैं, कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट में है तो क्या करो, एक बार सीरीज लिखो सीधा, ठीक है? तो अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर n लिख दूं तो ज्यादा सही है, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आ रहा है। तो क्या बनेगा, C0 माइनस C1x प्लस C2x² माइनस C3x³ राइट, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर n Cn x की पावर n, ठीक है? और एक बार क्या करो, एक बार x प्लस 1 की पावर n लिखो तो क्या बनेगा, C0x की पावर 1 C1x की पावर n माइनस 1 C2x की पावर n माइनस 2 C3x की पावर n माइनस 3 C4x की पावर n माइनस 4, और लास्ट में क्या हो जाएगा, Cn। ओके, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे आपस में तो क्या बनेगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो व्हाट यू विल गेट। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, राइट? तो राइट हैंड साइड की इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, ठीक है? लेकिन हम सारे टर्म्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसके टर्म्स में इंटरेस्टेड हैं समझो। जब C0 वाला ये जो x⁴n है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो C0² बनेगा, राइट? जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब C1² बनेगा। तो हम इन्हीं टर्म्स में इंटरेस्टेड हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ तो ऐसे कई सारे x की पावर n x की पावर n माइनस 1 सब बनेंगे, लेकिन हमें खाली x⁴n में ही इंटरेस्ट है। तो क्या बन रहा है, C0² माइनस C1² प्लस C2² माइनस C3², सो ऑन। क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो कि x⁴n का कोएफिशिएंट जो बनेगा वो यही बनेगा, ये सुनो। ठीक है, तो और भी बनेंगे टर्म्स, वो अपन ने लिखे नहीं है, ठीक है? तो जो x⁴n का कोएफिशिएंट यहाँ होगा वही x⁴n का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n क्या आएगा बताओ? तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2nCn और -1 की पावर n। हाँ ये x, नहीं नहीं मैंने, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, दिस इज x² एंड दिस इज n, राइट? तो अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ n ढूंढना है, ठीक है? तो n जो है वो क्या है तुम्हारा, n जो है इवन इंटीजर दे रखा है, मतलब n को क्या 2n मान लिया ऐसा? तो n को अगर मैं 2n मान लेता हूं तो ही तो काम बनेगा, नहीं तो ऑप्शंस कैसे मैच करेंगे? पता नहीं इन्होंने क्या दे रखा है, या तो ये बोल रहे हैं n को ऐसा कैपिटल 2n टाइप्स मान लो। तो अगर मैं 2n मान लेता हूँ तो 2nCn -1 की पावर
तुम्हारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उसी से तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या मिल जाएगा अपने को, अगर ये 2n माना तो ये कैपिटल N हो जाएगा। तो फिर अपने को अगर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n ढूंढना है तो 2n का हाफ रखना पड़ेगा। तो -1 की पावर n ऐसा होना चाहिए। तो क्या बी आंसर दे रखा है क्या इन्होंने? व्हाट इज द आंसर प्रोवाइडेड? इस 142 का आंसर चेक करो एक बार, आंसर क्या दिया उन्होंने। पर मेरे हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए। जनरल टर्म लिखोगे भी तो जनरल टर्म लिख लो ना, बट इंडेक्स तो बताओ, इंडेक्स क्या लोगे? वी कैन राइट जनरल टर्म एंड प्रोसीड, दैट इज फाइन। व्हाट इज द जनरल टर्म? जनरल टर्म लिखने के लिए इंडेक्स लगेगा, क्या इंडेक्स लेंगे? वही तो मुझे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे अचानक से 2n कहाँ से आ गया ऑप्शंस में। क्या शुरू में इंडेक्स 2n लिया जा रहा था? ये बात भी तो सोचनी पड़ेगी। चलो तो फिलहाल अपन इसके आंसर को बी करेक्ट मानते हैं, क्योंकि इंडेक्स के बारे में उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है एंड इट इज़ अ कंफ्यूजिंग स्टेट जहाँ पे यही नहीं बताया कि इंडेक्स क्या लिया है। चलो तो और कौन सा देखना है अपने को? वन थर्टी सेवन क्या है? तो 137 तो वैसे ही अभी जैसे ये पिछला सम करा वैसे ही तो है 137। 137 जैसे अभी जो सम कर रहे हैं वैसा ही है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। किसका आंसर पूछ रहे हो तुम लोग? इस सवाल का आंसर पूछ रहे हो? इस सवाल में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इंडेक्स क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता ना, कैसे प्रोसीड करें। या तो आंसर तुम ये मानो, NC n-2 मानो, तो ठीक है, -1 की पावर n, बट फिर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा।
तो डिपेंड करता है इंडेक्स क्या दिया उन्होंने। तो या फिर नन ऑफ दीज आंसर मान लो तो सही है, फिर कोई टेंशन नहीं। नन ऑफ दीज मान लो, ठीक है। चलो तो अपन एक सवाल और देख लेते हैं, 139 देख लेते हैं। तो 139 में क्या करना है, एन सी वन है, एन सी जीरो है, तो इसका एक जनरल टर्म लिख लो। ऊपर एन सी आर प्लस वन है, नीचे एन सी आर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, आर है। अपने को सिग्मा करना है कहाँ से, जीरो से लेके 14 तक। जीरो मतलब इधर अपन क्या ले लेते हैं, वन से शुरुआत कर लेते, ठीक है। तो वन से लेके 15 तक ऐड कर लो, और यहाँ पे आर रख लो। तो नीचे एक कम रखना है, नीचे आर माइनस वन रख लेंगे, ठीक है। तो आर, ये जनरल टर्म बन जाएगा कि नहीं, टू रखोगे तो टू आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो थ्री आ जाएगा, यस। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसका तो फॉर्मूला भी है, ऐसे फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो क्या बन गया, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, राइट। इंटू आर, एक बाहर भी चल रहा है, तो ये दोनों आर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बन गया, एन प्लस वन माइनस आर। आर का वैल्यू वन से लेके 15 तक ले जाना है, तो आर का वैल्यू अगर वन रखूंगा मैं, तो पहले एन मिलेगा। फिर अगर हम समझे कि एन का वैल्यू 15 है, तो एन का वैल्यू अगर हम 15 कंसीडर करके चले, मेंशन तो नहीं करा उन्होंने, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 15 14, लास्ट में वन आ जाएगा, राइट। विच इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, मतलब एन, एन माइनस वन, नहीं सॉरी, एन एन प्लस वन बाई टू, ऐसा हो जाएगा ना, एन एन प्लस वन बाई टू। तो 15 इंटू एट कर लोगे तो 120 आंसर होना, 120 आंसर हो जाए, राइट। चलो फिलहाल के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय।